स्वागत है आपका MSP द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप देख रहे हैं रिवीजन टेस्ट पेपर सीरीज़, जिसमें अभी रिवीजन टेस्ट पेपर चल रहे हैं क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के। तो इसमें हम आपको पेपर्स के फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज आपके सामने है कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पेपर है और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे इनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज इनको हम सॉल्व करेंगे। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न हल कीजिए। और इसका पहला प्रश्न है देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति। तो इसमें देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी उसके बारे में बताना है। तो अच्छी स्थिति थी, दूसरा बहुत पिछड़ी स्थिति, खाद्यान्न की कमी, या बहुत अच्छी स्थिति। तो जैसा कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी मिली हमें ब्रिटिश से, क्योंकि हम ब्रिटिश लोगों के औपनिवेशिक गुलाम थे। तो ओबियसली कोई भी टिक कर सकता है कि अच्छी स्थिति तो नहीं होगी, खाद्यान्न की कमी बिल्कुल थी, बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं होगी, तो बहुत पिछड़ी स्थिति हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि खाद्यान्न की कमी और कृषि की स्थिति बहुत ही पिछड़ी थी, तो बहुत पिछड़ी स्थिति। फिर सेकेंड है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तापीय विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा के परंपरागत सोर्स में आते हैं। तो गैर परंपरागत सोर्स उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा दी। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, परिभाषा दी। ये 11वीं क्लास की अर्थशास्त्र की दूसरी बुक है जो सांख्यिकी वाली, उसमें से क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ए एल बाउले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत थी? इसके लिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है, द्वितीय क्षेत्र में कृषि से जो वस्तुएं बनती हैं वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र वगैरह आता है। तो ओबियसली तृतीय क्षेत्र में तो नहीं होगा, द्वितीय क्षेत्र में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं बढ़ा था, तो इसमें भी चांसेस नहीं होने के। तो प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि और लघु कुटीर उद्योग से संबंधित ज़्यादा क्षेत्र था, तो प्राथमिक क्षेत्र को मान सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके, 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुल 4 अंक के। जिसमें पहला है भारत में जनगणना वर्षों बाद की जाती है। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। जैसा कि अगर आपने थोड़ा बहुत जनगणना के बारे में और अंग्रेजों के इतिहास काल के बारे में पढ़ा है, तो उसमें सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, 1872, लॉर्ड मेयो। और उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी, और 1881 से हर 10 साल में ये जनगणना होती है। तो 1881 से 91, फिर 2000, तो इसी तरीके से जनगणना चलती है। और अगर पिछली जनगणना की हम बात करें तो 2000 में हुई थी, फिर 2001 में, फिर 2011 में, और अब अगली जनगणना 2021 में होगी। तो इस तरीके से हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणनाएँ होती हैं। तो इसका सही आंसर है 10। फिर है भारत में रेलगाड़ी मुंबई से चली थी। तो भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। थाने महाराष्ट्र का हिस्सा है और ये 34 किलोमीटर की दूरी थी। तो मुंबई से थाने की दूरी 34 किलोमीटर, और 34 किलोमीटर के लिए पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में का विस्तार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार किसका होता है? तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से देश की इकोनॉमी बढ़ती है, तो उस देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से जीडीपी का विस्तार होता है। तो आई थिंक इसका आंसर जीडीपी सही होगा। अगर इसका कोई और आंसर है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से क्वेश्चन के डबल डबल सेंस लग रहे हैं। तो आप देख लेना। मौसम बेरोजगारी क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी अधिकांशतः उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ का रोजगार मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कोई ऐसा सेक्टर जो मौसम के ऊपर निर्भर रहता हो। तो मौसम के ऊपर निर्भर रहने वाला ऐसा कौन सा सेक्टर है? तो मौसम के ऊपर कृषि सेक्टर निर्भर रहता है। तो अधिकांशतः मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कृषि मौसम पर आधारित है, और अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो उसकी वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर फिर काम की तलाश में पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं। तो कृषि सेक्टर इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर 10। इसमें मुंबई से थाने के बीच जो 34 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, इसमें जीडीपी, और इसमें कृषि क्षेत्र।
तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यासत्य बताना है। तो सत्यासत्य इसमें भी 4 क्वेश्चन है। पहला है भारत में औपनिवेशिक नीति का अच्छा प्रभाव पड़ा। तो औपनिवेशिक नीति का मतलब ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाई गई नीति, यानी ब्रिटिशों के जब हम गुलाम रहे तो उनके द्वारा बनाई गई नीतियों का हमारे देश पे अच्छा प्रभाव पड़ा। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, तो इसका असत्य कथन है, क्योंकि औपनिवेशिक नीति का हमारे देश पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश में नीतियाँ तो बनाई, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन को हित में पहुँचाने वाली नीतियाँ बनाई, ना कि भारत के हित की नीतियाँ। क्योंकि उन्होंने भारत के लघु कुटीर उद्योग और उद्योग धंधों को चौपाटी किया, क्योंकि उन्होंने भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में विकसित किया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में बढ़ चुका था, तो ब्रिटेन को उन्होंने ब्रिटेन के हित में नीतियाँ बनाई। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब इसका आंसर सस्पेंस में है, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ये बात तो सही है, लेकिन योजना आयोग को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। योजना आयोग का नाम बदला गया है, योजना आयोग को नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म किया गया है और कुछ उसकी पॉलिसियाँ चेंज की गई हैं। तो योजना आयोग को 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है। तो ये बात सही है कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन योजना आयोग को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया, उसे नीति आयोग में बना दिया गया है, ये बात ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग को पूरा करते हैं। तो लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं वो स्थानीय मांग को पूरा करते हैं, ये बात सही है, क्योंकि लघु कुटीर उद्योग अधिकांशतः स्थानीय मांग के आधार पर ही खोले जाते हैं और स्थानीय मांग की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर भारत में पेट्रोलियम का निर्यातक देश है। तो भारत पेट्रोलियम का निर्यातक देश नहीं है, क्योंकि हम पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करते हैं, क्योंकि भारत पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है, और ये सऊदी अरब, ईरान वगैरह अमेरिका से आयात करता है। और अभी अभी ईरान पर सैंक्शन लगाए गए थे, तो उसमें भारत को पेट्रोलियम पदार्थों की स्पेशल छूट मिली थी ईरान के साथ। फिर उसके बाद सत्य असत्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर देना, इसमें भी 4 प्रश्न हैं। तो एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके पहले 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती थीं, पूंजीवादी और समाजवादी। तो समाजवादी खेमे की अर्थव्यवस्थाएं यूएसएसआर के संग वाली, और पूंजीवादी खेमे की अर्थव्यवस्थाएं यूएसए के संग वाली। लेकिन उसके बाद एक और नई व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को कुछ मिला के एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम दिया गया, और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया है। नेक्स्ट है व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है। तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। लाभ कमाना व्यापार का प्रमुख उद्देश्य होता है, लाभ प्राप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने को क्या कहते हैं। तो पूरे विश्व को जब एक सत्ता मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को वैश्वीकरण कहते हैं। और आपको पता हो, अगर इकोनॉमी आपने पढ़ी है, तो 1991 में यानी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए थे, जिसमें हमने एलपीजी की व्यवस्था को अपनाया था। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा कैसा स्रोत है। तो पवन ऊर्जा का एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय, इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा। तो इस तरीके से आज के विकल्प हमारे कंप्लीट हुए, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी विषय पे या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आप चाहते हैं कि उस विषय को आपको समझ में नहीं आ रहा है और कि उस विषय पे हम वीडियो लेके आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस विषय से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।